वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो रोहित जी, आपका इंट्रोडक्शन तो शायद जरूरत नहीं होगी क्योंकि लोग आपको जानते हैं। जी सर। अगर किसी को इंट्रोडक्शन चाहिए तो रोहित जी 1 सेकंड में अपने बारे में बता सकते हैं। इसे यहाँ लिखा हुआ है, वो अ, इस लाइन में बहुत दिन से हैं और बहुत अनुभव है। लेकिन आप रोहित जी 1 सेकंड के लिए आप बता दीजिए अगर संक्षेप में अपने बारे में, फिर हम पावर पॉइंट पे जाएँगे। माई सेल्फ डॉक्टर रोहित रंजन, एमडी पीएचडी इन संहिता सिद्धांत एंड संस्कृत। और मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय में। इसके पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में। मेरे अंडर में 3 बच्चों ने एमडी किया है और एक बच्चे ने एमडी कर लिया और 2 बच्चे अभी रजिस्टर्ड हैं जो कि फाइनल ईयर में हैं। और इसके अलावा 30 से अधिक शोध पत्र जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में एक हमारा जो एमडी स्कॉलर है उनके लिए एक बुक भी पब्लिश हो रही है मेरी। कई सारी यूनिवर्सिटी में एज एग्जामिनर भी मैं जाते रहता हूँ। तो ये एक मेरा संक्षिप्त परिचय है। और किसी को विस्तार में जानना है तो बाद में बात कर लेंगे। अभी आप पावर पॉइंट के बारे में चलते हैं और प्रेजेंटेशन देते हैं। कुरमा स्कूल को मैं मीनवाइल बिहाइंड द सीन में उनको पिंग करता हूँ। अगर वो जी आए तो जी अच्छी बात है, लेकिन आप शुरू कर सकते हैं। मेरे को बताइएगा कि आगे जाना है तब। ठीक है सर। तो आज का जो हमारा ये प्रेजेंटेशन था, स्कोप इन आयुर्वेदा। होता क्या है कि बच्चे जब नीट की तैयारी करते हैं और नीट की तैयारी के दौरान 5 साल 6 साल तक तैयारी करते हैं और उसके बाद अगर उनका नहीं हो पाता है, नीट में एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाता है, तो काफ़ी जो है वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं या फिर डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। उनका जो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, काफ़ी परिवार का प्रेशर रहता है और समाज में जो उनके गार्जियन होते हैं, अगर किसी बच्चे का उनके सोसाइटी में किसी का हो जाता है तो उससे कंपैरिजन होने लगता है कि देखो उस बच्चे का हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारे में कोई कमी है। तो इस प्रकार से जब कंपैरिजन होता है तो बच्चों में ऑटोमेटिकली जो है फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। उनका जो इमोशन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, काफ़ी वो प्रेशर फील करते हैं अपने आप को। तो इसमें फिर एक ये आता है कि भाई एमबीबीएस ही नहीं है जिसमें कि केवल हमारा स्कोप है करियर के लिए, और भी चीज़ें हैं जहाँ पर हम जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने करियर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसी क्रम में जो है, और आजकल हम लोग देखें भी तो बीडीएस, एमबीबीएस के बाद बीडीएस, और लेकिन बीडीएस से पहले जो है, यदि हम सिनेरियो देखते हैं इधर पिछले 4-5 सालों की, तो बीडीएस से पहले जो आयुर्वेद का जो स्कोप है वो ज़्यादा इसमें फ्लोरिश हुआ है। खासकर से जब से भारत में जो है 2014 में जब मोदी जी आए हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और भी ढेर सारे जो डब्ल्यूएचओ के साथ हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एमओयू हुआ है रिसर्च के लिए, और काफ़ी सारी दवाओं दवाओं का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस कारण से जो है बच्चों का नीट के बाद यदि नहीं होता है तो काफ़ी आकर्षण जो है आयुर्वेद के तरफ बढ़ा है। और अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, इस साल जो है बिहार की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो नीट का कट ऑफ 611-12 गया था एमबीबीएस के लिए, तो आयुर्वेद का जो है वो 595 तक स्टार्टिंग हुआ है एडमिशन के लिए, कट ऑफ जो है। और लास्टली जो है वो जनरल कैटेगरी की बात करें यदि हम, तो 570-72 तक आकर के एडमिशन क्लोज हो गया है जनरल कैटेगरी का। तो बच्चे जो है बीडीएस से ऊपर इसको प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि अब इसमें बहुत सारे नए भारत सरकार के द्वारा जो है नई चीजें ऐड कर दी गई हैं सिलेबस में। इसके कारण से जो है काफी इसका ब्राइट फ्यूचर हो गया है। तो नेक्स्ट कीजिएगा स्लाइड सर, स्टूडेंट मेंटर स्टेटस के बाद वाला स्लाइड सर, थर्ड स्लाइड सर, इसके बाद वाला सर। हाँ, तो यदि हमारा बच्चों का एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होता है तब फिर हम कौन से कोर्सेज हैं जिसमें कि हम अपना इसको चूज कर सकते हैं। जैसे एमबीबीएस हो गया, एमबीबीएस का बीडीएस में जा सकते हैं, बीएमएस है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीयूएमएस है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी है, बी फार्मा है, उसके बाद से बीएससी है, बीएससी नर्सिंग है, आपको बीएचएमएस है बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी है, पीजी डिप्लोमा इन योगा है। ठीक है, तो ये बीएससी इन एग्रीकल्चर है, बीएससी इन योगा साइंसेज है।
तो ये काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं जिसमें कि हम अपने करियर को फ्लरिश कर सकते हैं और बहुत अच्छा जो है, हम इसमें अपना कार्य कर सकते हैं और इसका फ़ॉरेन में भी आजकल काफ़ी डिमांड है, विदेशों में भी। तो केवल नीट में नहीं हुआ, एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इससे जो है कोई भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, डिमोटिवेशन होने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो है ये किसी में भी अपना करियर जो भी मैंने सब्जेक्ट बताए हैं, कोर्सेज़ बताए हैं, उसमें जो है आप एडमिशन लेकर के और अपने करियर को फ्लरिश कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ, ठीक है सर। तो जैसा कि अभी हमने बताया मैंने आपको कि बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएएमएस बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, बीयूएमएस है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बीपीटी है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, बीबीएससी है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस है। वेटनरी साइंस का भी आजकल काफ़ी अच्छा एक तरह से देखा जाए तो करियर हो गया इसमें और इसमें बच्चों को जॉब भी आसानी से मिल जा रही है। तो ये भी एक अच्छा जो है करियर के रूप में हो सकता है। तो अब है कि व्हाई शुड वी प्रेफर आयुर्वेदा देन अदर कोर्सेज। बाकी जो जैसे बीएचएमएस है, बीयूएमएस है, सभी हैं, सभी का अपना-अपना लिमिटेशन है। उसी प्रकार से आयुर्वेद के भी अपने कुछ लिमिटेशन है और कुछ इसकी स्पेशलिटी है कि क्यों हम इसको जो है प्रेफर करें। तो इसमें जैसे कि सिमिलरिटी क्या है बाकी कोर्सेज में, सभी का जो है बेनिफिट क्या है, तो सभी जो है वो पेशेंट को बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। परफॉर्म सर्जरी है इसमें, इक्वल पे स्केल है, जो हमारा समाज है उसमें हमारा एक्सेप्टेंस है और हमारा रिकॉग्निशन है, मतलब लोग हमें पहचानते हैं। और डिफरेंस क्या है इसमें, तो इसमें जो है नॉलेज सॉरी इसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, तो नॉलेज ऑफ वेदा है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस पैटर्न है, इफेक्टिवनेस इन इमरजेंसी है, लिस्ट साइड इफेक्ट्स हैं, इम्यूनिटी है, और आयुर्वेदा वर्क्स ऑन कॉज एंड एलोपैथी वर्क्स ऑन सिम्टम्स। ये जो है डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, ये सिमिलरिटी थी और ये डिफरेंस है। तो जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है मेनली वो कॉज के ऊपर, अगर अब हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो हमसे पूछता है कि भाई आपको क्या दिक्कत है, तो हम बताते हैं कि हमको फीवर है या फिर स्टमक में पेन है या फिर कहीं और बॉडी एक बताते हैं, तो वो और ऑलमोस्ट जो है सभी की एक एक दवा जो है वो लिख देते हैं। साथ में आपको जो है एक गैस की दवा पैंटॉप 40 या फिर एसी लॉक इस तरह से जो है वो भी दवा जो है जरूर लिख दी जाती है। तो इन दवाओं का कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उनका कोई भी जो है साइड इफेक्ट नहीं है। तो एक बहुत बड़ा जो है ये पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ ही साथ दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट अभी ऐड हुआ है पिछले 2-3 सालों में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो आपको जनरल सर्जरी और आईईएनटी सर्जरी उसको जो है हमारे सिलेबस में ऐड कर दिया है। और राजपत्र में वहां से भारत सरकार ने उसको प्रकाशित कर दिया कि अब हम जो बीएमएस करने के बाद जो एमएस और एमडी कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं जनरल सर्जरी में और आईएनटी में, वो सारे सर्जरी प्रोसीजर जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए जो है अब बहुत ज्यादा जो है इसमें करियर ऑप्शन हो गया है। नेक्स्ट सर। तो यदि हम देखें इसमें जो है, तो जो आयुर्वेदा है ये, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद जो है वो इसका जो मूल सिद्धांत है वो सिद्धांत है स्वस्थ स्वास्थ्य लक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि सबसे पहले जो है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं आयुर्वेद में। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मॉडर्न मेडिसिन भी मानता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमारे यहाँ जो है ये परिकल्पना वेदों के समय से ही है और उसको आयुर्वेद में लिया गया कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके पहले हम स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे और देन उसके बाद भी यदि कोई बीमार पड़ जाता है तब जो है फिर हम क्या करेंगे, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, फिर जो है हम उस कोई स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के बाद भी यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो उसके रोगों का हम इलाज करेंगे। और यदि हम आयुर्वेद के टेक्स्ट बुक को भी देखें तो इस चीज को हम पाते हैं कि उसमें जो है सबसे पहले जो हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है वो हम किस प्रकार अकॉर्डिंग टू सीजन, और जो हम डिफरेंट खाना कैसे खाना है, सीजन के अनुसार हमें क्या आहार लेना है, क्या विहार लेना है, कुछ ऐसे वेग होते हैं जिसको कि हमें नहीं रोकना चाहिए जो कि हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, तो उन सभी को धारण नहीं करना चाहिए। समाज में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, समाज के प्रति हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेद में जो है एक टर्म आता है आचार रसायन। आचार रसायन ये काफी पुराना एक टर्म है जो कि हम लोग यदि देखें तो रामायण महाभारत के काल में भी ये काफी प्रचलित था। जैसे कि हम लोग सुनते थे पहले या टीवी सीरियल में देखते हैं कि द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को दे दिया कि तुम अमर हो जाओ। तो भाई अमर हो जाओ तो उन्होंने कहा और वो बात सत्य हो गई,
क्यों सत्य होगी? क्योंकि वो आप्त थे। और क्यों उसको वरदान दिया उन्होंने? क्योंकि वो अपने पिता और गुरु दोनों थे उनके, तो उनका वो बिल्कुल तन मन धन से उनके सेवा में लगा रहता था। तो ये जो है, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? ये सभी चीजें जो है आचार रसायन के अंतर्गत आती हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? अद्रव्यभूत चिकित्सा कहते हैं। इसमें हम कोई मेडिसिन नहीं देते हैं, बल्कि उसके हम आचरण को सुधारते हैं। ठीक है? तो इस आचरण के द्वारा क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी व्याधियां हैं जो कि आचरण के द्वारा भी जो है वो ठीक होती हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अहिंसा है, सत्य बोलना है, अपने से बड़ों का आज्ञा मानना है, गुरुजनों की सेवा करनी है। इस तरह की चीजें जो है, ये सभी जो है आचार्य रसायन के अंतर्गत आती हैं। उसी प्रकार जब हम चिकित्सा में जाते हैं, तो चिकित्सा में भी जो है, जब हम चिकित्सा स्टार्ट हुई है, चाहे चरक ने जब चिकित्सा का वर्णन किया है, तो चिकित्सा का वर्णन करने से पहले उन्होंने रसायन और वाजीकरण का वर्णन किया है। मतलब एंटी एजिंग थेरेपी का उन्होंने वर्णन किया है। मतलब कि वो एक तरह से प्रिवेंटिव मेडिसिन का उन्होंने वर्णन किया कि पहले हम प्रिवेंशन करते हैं, और यदि प्रिवेंशन नहीं हुआ, किसी कारण से बीमार पड़ गया, तब उसके बाद जो है उन्होंने रोगों का वर्णन किया, और उनका ट्रीटमेंट किस प्रकार हम करेंगे, उसके अंतर्गत जो है अनेक प्रकार की औषधियों का उन्होंने वहां पर वर्णन किया है। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं, तो आयुर्वेद का जो मूल उद्देश्य है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च। और यही पर थोड़ा सा हम स्वास्थ्य की बात कर लें कि स्वस्थ किसको कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ यदि हम देखें, तो डब्ल्यूएचओ ने इसका डिफिनेशन दिया कि हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और अफर्मेटी। तो यहाँ पर जो सोशल वेलबींग शब्द आया, ये आचार्य सुश्रुत हमारे हैं, उन्होंने जो स्वस्थ की परिभाषा दी, इसके पहले सोशल वेलबींग इसमें नहीं था। तो उन्होंने जो स्वस्थ की परिभाषा दी है कि सम दोषा से मांगनी है, सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो उन्होंने कहा कि केवल शरीर में सारे फंक्शन जो है वो सही रहे, उसी को हम स्वस्थ की संज्ञा नहीं देंगे उस व्यक्ति को। आप बहुत बढ़िया, आपके वाइटल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो उससे आप जरूरी नहीं कि स्वस्थ हो। आपको मेंटली भी स्वस्थ होना पड़ेगा, फिजिकली भी स्वस्थ होना पड़ेगा, और सोशली भी स्वस्थ होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने लास्ट में क्या कहा? प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन। आत्मा, इंद्रिय और मन, जब तक इसमें प्रसन्नता नहीं होगी किसी व्यक्ति को, तब तक उस व्यक्ति को हम स्वस्थ की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो आयुर्वेद का जो एक सोचने का जो आयाम है, या फिर व्यक्ति को देखने का जो आयाम है, वो काफी ही बड़ा है। इसी क्रम में यदि हम डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मॉडर्न जो मेडिसिन एमबीबीएस है, उसमें सारे लेबोरेटरी टेक्निक्स हैं, उसको बिल्कुल हमें भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो टेक्निक्स है, वो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उसके अलावा डिफरेंट ट्रीटमेंट टूल्स बताए गए हैं, जिसमें कि त्रिविध परीक्षा है, जिसमें कि प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति के द्वारा हम परीक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वहां पर हम अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स हैं। थेरेपेटिक लेवल यदि देखें, तो हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लोग हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ है, उसके स्वास्थ्य को हम बनाए रखें। और वहां पर जो है, रोहित जी, जी सर। स्लाइड आगे बढ़ना है या इसी स्लाइड पे रहना है? नहीं नहीं, ठीक है सर, बिल्कुल, अब इसी को हम बोल रहे हैं सर अभी। ओके ओके। इसी के ऊपर बोल रहे हैं सर अभी। तो और जो मॉडर्न मेडिसिन है, वो क्या करता है? सीधे ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करता है। उसका जो ट्रीटमेंट का जो फोकस होता है, मेनली सिम्टम्स के ऊपर फोकस होता है, न कि डिजीज का ओरिजिन क्या है, किस कारण से वो डिजीज हुआ है। जैसे कि हम लेते हैं एक सिंपल सा डायबिटीज का। तो डायबिटीज में क्या होता है कि हम गए लेबोरेटरी में जांच कराने के बाद शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, हम एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएंगे, दिखाएंगे, वो कहेगा कि भाई आपको जो है मेटफॉर्मिन, ग्लिमेप्राइड, जो भी अकॉर्डिंग टू पेशेंट सुटेबल दवा है, वो स्टार्ट कर देगा। जबकि बहुत सारे ऐसे कॉज हैं जिसमें कि शुगर लेवल बढ़ जाता है। आप सिंपली अगर 10 दिन स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। बहुत दिन तक कॉन्स्टिपेशन है, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। और भी ऐसी बीमारियां हैं कुछ, जिसमें कि शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो पहले हमें ये देखना है कि किस कारण से ये शुगर लेवल बढ़ा है, न कि बस शुगर लेवल बढ़ा हो हमें जो है आपको, हो सकता है उसका कुछ डाइट गड़बड़ हो, जिस बहुत ज्यादा इधर 8-10 दिनों से वो ले रहा है, क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा शुगर इंटेक कर रहा है, इस तरह का डाइट लंबे समय से 1-1.5 महीने से ले रहा है, तो हम उसके डाइट रेजिमेंट को चेंज कर देंगे। उससे उसका शुगर लेवल कम हो जाएगा, और फिर वो मेंटेन कर लेगा अपना। बस ये नहीं कि हम गए पेशेंट को देखे और वहां पर शुगर लेवल बढ़ा मिला, उसको हमने डायबिटीज की दवा स्टार्ट कर दी। तो ये आजकल हो रहा है। और आजकल देखिए सबसे ज्यादा केसेज जो है वो स्ट्रेस डायबिटीज के हैं। तो वहां पर हमें स्ट्रेस को कम करना है, न कि डायबिटीज को। ठीक है, जब स्ट्रेस कम हो जाएगा उस व्यक्ति का, तो डायबिटीज अपने आप उसका ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमें
जो थेरेपेटिक लेवल है दोनों का, ये दोनों में जो है डिफरेंस है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड सर। अब आते हैं सिलेबस के बारे में थोड़ा सा। एमबीबीएस और आयुर्वेद का सिलेबस यदि हम देखें तो एमबीबीएस में जो है बहुत सारे ब्रांचेज हैं। फिजियोथेरेपी, एनाटॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है, सर्जरी है, ऑप्थेल्मोलॉजी है, आपको फार्माकोलॉजी है, पैथोलॉजी है, मेडिसिन है, पीडिया है, और भी बहुत सारे स्किन का अलग। इसमें हर एक डिजीज वाइज जो है आजकल मॉडर्न मेडिसिन में जो है आपको ब्रांचेज हो गई हैं, और सभी में जो है स्पेशलाइजेशन भी होता है, एमडीएमएस वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है केवल अष्टांग आयुर्वेद की कल्पना की गई है, और इसी अष्टांग आयुर्वेद में जो है पूरे शरीर की चिकित्सा की जाती है, जिसमें कि आचार्य वाग्भट ने कहा है काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा विशान। यही जो है आपके 8 अंग है चिकित्सा के हमारे यहाँ। काय मतलब हो गया, काय मतलब पूरे शरीर का, उसमें काय चिकित्सा, इसमें हम अग्नि की चिकित्सा करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो रोग है उनका मूल कारण बताया गया है सर्वे रोगापि मंदाग्नो भवति, कि जितने भी रोग हैं उनका मूल कारण जो है वो अग्नि, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका खराब हो जाना है। यदि वो डिफंक्शन हो गया तो फिर शरीर में अपने आप जो है क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं, और धीरे धीरे जो है डिफरेंट प्रकार की व्याधियां जो है वो शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं। तो सबसे पहला इसका ब्रांच है वो काय चिकित्सा है। दूसरा शल्य, हम मॉडर्न से इसका कोरिलेशन करें तो इसके अंतर्गत सर्जरी आ जाएगा। शल्य के बाद जो है वो शलाक्य है। शलाक्य के अंतर्गत जो है जितने भी ऊर्ध्व जत्रुगत जो क्लेविकल बोन है हमारा, उसके ऊपर के गला हो गया, मुख हो गया, दंत हो गया, नासिका, आंख, शिरोरोग, कर्ण रोग, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। शल्य शलाक्य, उसके बाद जो है आपको बाल चिकित्सा है। बाल चिकित्सा मतलब पूरा इसमें पेडियाट्रिक भी आ जाएगा, और पूरा जो है वो गायनी भी आ जाएगा, दोनों इसके अंतर्गत चिकित्साएं आ जाती हैं। और उसके बाद गृह चिकित्सा, ये साइकेट्री की चिकित्सा इसके अंतर्गत की जाती है। और वृक्ष चिकित्सा, वृक्ष चिकित्सा मतलब एंटी एजिंग थेरेपी है ये, ठीक है। इसमें इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, एजिंग प्रोसेस को डिले कर देते हैं। और उसके बाद वृक्ष चिकित्सा, वृक्ष चिकित्सा के अंतर्गत जिस व्यक्ति को भी एक तरह से कहा कि सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको दूर करने के लिए जो है ये वृक्ष चिकित्सा की जाती है। और एक और है आपका विष चिकित्सा, जिसके अंतर्गत जो है टॉक्सिकोलॉजी आती है। तो इस प्रकार से जो है आयुर्वेद के ये 8 बेसिक जो है वो चिकित्सा के अंग हैं, जिसके अंतर्गत जो है हम चिकित्सा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट आते हैं आयुर्वेद है क्या। तो आयुर्वेद इसके नाम से ही है आयुर्वेद, ठीक है। ये एक तरह से कहा जाए आयु और वेद का मतलब होता है नॉलेज। तो मुख्य रूप से जो है ये हमें आयु के विषय में ही जो है इसका बताता है। आयुर्वेद जो है केवल एक चिकित्सा शास्त्र नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की पद्धति को भी सिखाता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा ये आयुर्वेद का जो है योगदान है हमारे जीवन में, कि केवल एक चिकित्सा शास्त्र नहीं है बल्कि जीवन जीने का शास्त्र भी है। इसके यदि हम इसको पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जो है हमारा आचरण भी ठीक होता है, हमें किस प्रकार अपना जीवन यापन करना है इसके संबंध में जो बहुत विस्तृत जानकारी जो है वो हमारे शास्त्रों में दी हुई है। और ये देखा जाए तो 5,000 साल पुरानी ये हमारी ज्ञान है, ये आयुर्वेद का जो है। और इसको यदि हम देखें तो इसको आयुर्वेद को वेदों से लिया गया है, स्पेशली जो है अथर्ववेद है उसका इसको हम लोग उपवेद मानते हैं। और बाकी भी जो है इसमें जो हमारे दर्शन शास्त्र हैं, और मुख्य रूप से जो आयुर्वेद है उस पर वैशेषिक और सांख्य, इन दो दर्शनों का काफी प्रभाव है। चरक जो है वो वैशेषिक दर्शन को फॉलो करते हैं, और सुश्रुत जो है वो सांख्य दर्शन को फॉलो करते हैं काफी सारी चीजों में, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, पुरुष की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इन सभी चीजों में जो है सांख्य और वैशेषिक दर्शन को यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो ये मैंने हम लोग एक छोटा सा जो है डिस्क्रिप्शन दिया कि आयुर्वेद जो है वो क्या है। तो मुख्य रूप से आयुर्वेद जो है एक तरह से आयु का विज्ञान है, और इसकी जो परिभाषा दी गई है वो परिभाषा ही आचार्य वाग्भट ने कहा कि आयु कामाय मानना धर्मा सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादर। यदि आयु की कामना चाहते हैं आप, आयु कामना धर्मा सुख साधनम, धर्म अर्थ और सुख की आपको इच्छा है, तो आयुर्वेद में जो उपदेश बतलाए गए उन उपदेशों में आप विशेष रूप से आदर करिए। यदि उन उपदेशों का आप आदर नहीं करते हैं तो न तो आपको आयु की प्राप्ति होगी, और जब आयु की प्राप्ति नहीं होगी तो धर्म अर्थ और सुख की भी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि धर्म अर्थ और सुख जो है वो आयु के अधीन है। तो इस कारण से जो है जो आयुर्वेद में चीजें बताई गई हैं, जो तरीके बतलाए गए हैं जीवन जीने के, उनमें हमें विशेष रूप से आदर करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हमें आयु की प्राप्ति हो।
क्योंकि एक बहुत बढ़िया आचार्य चरक ने कहा है श्लोक कि सर्वमनः परित्यज्य शरीरम अनुपालय तद्भावे ही भावानाम सर्वभावम शरीरनाम, कि दुनिया की सारी चीजों को छोड़ करके हमें अपने शरीर का अनुपालन करना चाहिए। अनुपालन मतलब कि हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहे। क्यों करना चाहिए? क्योंकि तद्भावे ही भावानाम सर्वभावम शरीरनाम, यदि शरीर का अभाव हो जाता है तो फिर सांसारिक समस्त वस्तुओं का अभाव हो जाता है, क्योंकि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं सब इस शरीर के अधीन ही है। तो इस कारण से भी जो है इस आयु का महत्व काफी बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब हम आते हैं कि कौन कौन से, नेक्स्ट स्लाइड सर। अब हम आते हैं कि जब आयुर्वेद में बच्चे एडमिशन में जाते हैं तो ऑब्वियसली जो है देखा जाता है कि कौन कौन से प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। जैसे आजकल एमबीबीएस की बात करें तो सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो कोई भी कहेगा एम्स। अब कई सारे हर स्टेट में दो दो तीन तीन एम्स हो गए हैं, और सभी का पहला ड्रीम होता है कि भाई वहीं पर हमारा एडमिशन हो जाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। तो उसी प्रकार से आयुर्वेद में भी जो है कई सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जहां पर कि बच्चे चाहते हैं कि हमारा जो है वहां पर एडमिशन हो जाए। तो ये सभी जो है कुछ, जैसे मैं नाम बता देता हूँ आपको। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली, अभी कल ही मैं इस संस्था में गया था एक रिसर्च के ऊपर हमारा एक्सपर्ट के रूप में, और मैं कल ही लौटा हूँ वहां से, और आज मैं अभी मैं कलकत्ता में हूँ। तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है हमारा। इसी का एक ब्रांच जो है वो गोवा में भी खुल गया है। दूसरा जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, इसको कि एनआईए भी हम कहते हैं, जयपुर में है। उसके बाद से आपको इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर। अभी इसका लेटेस्ट में जो है डब्ल्यूएचओ के साथ कई सारे इस इंस्टीट्यूट के जो है रिसर्च के लिए कोलैबोरेशन हुए हैं ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का। और जो आईया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इसका मोर देन 10 कंट्रीज के साथ एमओयू है रिसर्च के लिए और एक दूसरे के ज्ञान आदान प्रदान के लिए। यदि और हम देखें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू काफी ये भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। राजीव गांधी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पकरौला, बहुत बढ़िया कॉलेज है ये भी। उसके बाद एक और भारत सरकार ने डेवलप किया है जिसको कि शॉर्ट में लोग निया कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी शिलोंग। वहां पर जो है आयुर्वेद और होम्योपैथी दोनों एक ही कैंपस के अंतर्गत हैं। और एक और इसका गवर्निंग बॉडी इसको कहेंगे जो कि रिसर्च और डिफरेंट सेमिनार सिंपोजियम के लिए फंड अवेलेबल कराता है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। और इसका जो पूरे आयुर्वेद को जो गवर्न करता है वो नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन NCISM, ये इसका जो है अभी यही गवर्निंग काउंसिल है जो कि पूरे इसको गवर्न करती है। तो ये जो है कुछ प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं जो कि हमारे यहाँ भारत सरकार और पूरे भारत में जो है अवेलेबल है ये, जहाँ पर कि बच्चे कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पर एडमिशन हो, लेकिन कुछ का भाई जो टॉप रैंकर होंगे उन्हीं का एडमिशन होता है। बाकी फिर स्टेट में भी कई सारे कॉलेज हैं जो कि काफी अच्छे हैं। जैसे केरला में त्रिवेंद्रम है, बहुत बढ़िया है, पंचकर्म के लिए काफी फेमस है। गुजरात का अहमदाबाद, वहाँ का भी पंचकर्म काफी फेमस है। तो ये सभी कॉलेज अच्छे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड सर। अब आते हैं कि पॉपुलर कोर्सेज ऑफर्ड इन प्रीमियर आयुर्वेदिक कॉलेजेस। कई सारे जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं वहाँ पर कौन कौन से सारे आयुर्वेदिक कॉलेजों में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं। कहीं पर यूजी के कोर्सेज हैं, कहीं पर यूजी पीजी दोनों हैं। तो सब मिलाकर के जो है पहला हो जाता है बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जो सेकेंड अवेलेबल कोर्स है वो एमडी और एमएस का है, मास्टर ऑफ मेडिसिन एंड मास्टर इन सर्जरी। उसके बाद से पीएचडी भी करते हैं लोग, और कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी चलते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन योगा हो गया, डिप्लोमा इन पंचकर्मा हो गया। इस तरह से जो है काफी कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी चलते हैं। तो ये सब हो गए। और डिफरेंट जो है हमारे नेशनल जो गवर्निंग काउंसिल है, जैसे कि राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, इसके द्वारा जो है कुछ ROTP, ठीक है, रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि टीचर्स के लिए और मेडिकल ऑफिसर्स के लिए होता है, ताकि समय समय पर जो है उनको जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है उससे उनको अवगत कराया जा सके। उसी प्रकार से CME होता है, वो मेडिकल ऑफिसर और टीचर दोनों के लिए होता है, जो डिफरेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में टीचर पढ़ा रहे हैं। इसमें इसको कि हम यदि इसको एलाबोरेट करें तो कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम इसके अंतर्गत आते हैं। उसके अंतर्गत जो है NCISM जो गवर्निंग काउंसिल है वो समय समय पर कुछ ई लर्निंग कोर्सेज भी कराते रहती है। BHU है, वहां से भी जो है रिफ्रेशर कोर्सेज आयुर्वेद के चलते रहते हैं, इसमें कि हम पार्टिसिपेट करके अपने आप को जो नई चीजें जानकारियां आ रही हैं उसमें काफी जो आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं वो आते हैं और अपने एक्सपर्टाइज के द्वारा जो है लोगों को बताते हैं कि ये चीजें जो है इसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं।
काफ़ी सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं जो कि डिफरेंट ऑनलाइन सेमिनार, वेबिनार या फिर ऑफलाइन जो सेमिनार इत्यादि होते हैं उसमें जा करके पार्टिसिपेट करके और हम लोग उसमें हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और आजकल जैसे मॉडर्न के हॉस्पिटल जो एनएबीएच एग्रीगेटेड होते हैं, उस प्रकार से आयुर्वेद के भी जो है हॉस्पिटल आजकल एनएबीएच जैसे आइया जो ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है वो एनएबीएच डबल प्लस एग्रीगेटेड कॉलेज है। तो इस प्रकार से जो है नैक भी काफ़ी सारे आयुर्वेदिक कॉलेजों को मिल चुका है, नैक से एग्रीगेशन भी उनका हो चुका है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है आजकल डेवलप हो रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो स्पेशलाइजेशन में जो है तो मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो 14 डिपार्टमेंट है आयुर्वेद में, 14 ही डिपार्टमेंट हमारे आयुर्वेद में लगभग हर कॉलेज में है। और उन्हीं में जो है 14 में स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब एमडी और एमएस होता है। तो एमएस की जहाँ तक हम बात करें तो एमएस जो है वो आपको जो क्लिनिकल कोर्सेज है उसमें पंचकर्म आता है, सर्जरी आती है, उसके बाद से फिर आपको गायनी, पीडिया और आईएनटी और इस प्रकार से जो है और काय चिकित्सा, ये 6 सब्जेक्ट हैं जो कि क्लिनिकल में आते हैं। बाकी सभी जो है पारा क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल सब्जेक्टेज हैं। तो ये जो है आपके इसमें हम लोग अपना एस्पिरेशन कर सकते हैं और आगे जो है कॉलेज ज्वाइन करके एज ए टीचिंग में या फिर गवर्नमेंट जॉब में या फिर अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करके अपना जो है करियर को फ्लोरिश कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये हमने एक नेक्स्ट स्लाइड सर। ये हमने एक इंडिया का मैप दिया है कि सारे स्टेट हैं और स्टेट वाइज जो है कहाँ पर कितने कॉलेजेस हैं। ये हमने एक मोटा मोटी आंकड़ा दिया है क्योंकि हर साल जो है वो चेंज होते रहे। से लास्ट इस साल जो है महाराष्ट्र में नए 11 कॉलेज खुल गए हैं, तो ये भी इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। उसी प्रकार से यूपी में भी कुछ नए कॉलेज ऐड हो गए हैं। तो यदि हम देखें यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश में अभी 11 कॉलेज हैं, असम में 3 है, बिहार में 6 कॉलेज, लेटेस्ट में एक और कॉलेज इसमें ऐड हो गया है। छत्तीसगढ़ में 3-4 कॉलेज हैं, दिल्ली में 8 कॉलेज हैं, गोवा में 1 कॉलेज है, उसके बाद से गुजरात में मोर देन 10 है। तो इस प्रकार से जो है इससे मध्य प्रदेश में अप्रॉक्स 80 पहुंच गए हैं, महाराष्ट्र में 100 प्लस है, कर्नाटक में 60 प्लस है, पंजाब में भी 50 प्लस के आसपास है, राजस्थान में 10 प्लस है, उत्तर प्रदेश में 90 प्लस कॉलेज हो गए हैं, वेस्ट बंगाल में 15 प्लस है। तो इस प्रकार से जो है लगभग 350 के आसपास जो है 400 कॉलेज जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया, ये इस साल का डाटा है, 23-24 का डाटा है। 400 आयुर्वेदिक कॉलेज जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया अभी है। अब इस साल जो नया 24-25 का बैच आएगा उसमें कुछ और कॉलेज जो है जिनको 20 साल परमिशन मिला है वो इसमें ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, स्पेशलाइजेशन की मैंने बात की थी तो मैंने आपको 14 डिपार्टमेंट बताए थे। काय चिकित्सा ये क्लिनिकल सब्जेक्ट है, पंचकर्म ये भी क्लिनिकल है, स्वस्पित पारा क्लिनिकल है, शल्य तंत्र क्लिनिकल है, शलाक्य तंत्र मतलब आईएनटी ये भी क्लिनिकल है, प्रसूति पीटीएसआर गायनी एंड ऑप्स इसको बोलते हैं मॉडर्न मेडिसिन में यदि हम कोरिलेशन करें, ये भी आपका जो है वो क्लिनिकल सब्जेक्ट है। रोग निदान ये पारा क्लिनिकल है, रस शास्त्र नॉन क्लिनिकल में आता है, कुमार नृत्य जो है ये आपका क्लिनिकल सब्जेक्ट है, द्रव्य गुण आयुर्वेद संहिता सिद्धांत, उसके बाद से फिर आपको शरीर रचना, क्रिया शरीर, अर्बक तंत्र, ये सभी जो है नॉन क्लिनिकल में आते हैं। लेकिन आयुर्वेद की बात करें कि बेसिक आपको आयुर्वेद का नॉलेज कहाँ मिलेगा, तो सभी 14 में मिलते हैं। लेकिन जो संहिता सिद्धांत जो सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत जितनी आयुर्वेद की संहिताएं हैं जो कि आप जनरली आप सुनते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, उसके बाद से आपको भाव प्रकाश संहिता, ये सभी संहिताओं का अध्ययन जो है इस आपको संहिता सिद्धांत जो स्पेशलाइजेशन है एमडी है उसके अंतर्गत जो है इनका अध्ययन किया जाता है। तो ये इन 14 सब्जेक्ट में हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, एमडीएमएस जो है कर सकते हैं और इसमें अपना करियर को हम फ्लोरिश कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आफ्टर बीएमएस, बीएमएस करने के बाद कौन कौन से ऐसे करियर है जिसको हम जिसमें हम अपना करियर फ्लोरिश कर सकते हैं। फर्स्ट, हेल्थ काउंसलर हम लोग हो सकते हैं, आयुर्वेदिक अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट जॉब में या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे जो हाइजीन मैंने भी बताया आपको, स्वस्पित का मैंने आपको टॉपिक बताया स्पेशलाइजेशन, यदि उसमें आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आप जो है एक बढ़िया न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, जिसको डाइटिशियन कहते हैं वो हो सकते हैं। इसका भी आजकल काफी बहुत बढ़िया करियर है। योगा का सेंटर हम लोग चला सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जा सकते हैं,
रिसर्चर बन सकते हैं हम लोग, पंचकर्म का क्लिनिक एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और आपको जैसे कि डिफरेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस में जो है, जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, उसमें एज ए टीचर जो है हम लोग, जो कि बीएमएस के बच्चे आते हैं उनको पढ़ाने का भी जो जॉब होता है, उसको भी हम लोग करियर के रूप में चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब आते हैं पे स्केल के ऊपर। तो एक तरह से यदि हम देखें तो अप्रोक्स सारे कुछ एक दो स्टेट को यदि हम छोड़ दें, ऑलमोस्ट हर स्टेट में जो पे स्केल है, वो चाहे एमबीबीएस हो चाहे बीएमएस के हो, सभी का जो है वो सेम है। इवन डॉक्टर्स, जो मेडिकल ऑफिसर हैं, जो टीचर है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है, साथ ही साथ जो इंटर्न है, जो कि बीएमएस करने के बाद 1 साल का इंटर्नशिप जो होता है वो है, और जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो कि एमडी एमएस कर रहे हैं, उन सभी का पे स्केल जो है ऑलमोस्ट सेम है। जो एमबीबीएस में है वही जो है आयुर्वेद में जो एमडी एमएस या फिर इंटर्न कर रहे हैं उनको भी जो है सेम पे स्केल मिलता है, उसमें 1 रुपए का भी जो है डिफरेंस नहीं होता है। एक आध दो स्टेट एग्जाम्पल एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो है सेम है। तो इसलिए जो है इसमें ये नहीं होना है कि भाई हम आयुर्वेद कर लेंगे तो हमको सैलरी कम मिलेगी, इस तरह की कोई अपने अंदर भावना नहीं लानी है। बिल्कुल पे स्केल सब कुछ जो है दोनों का सेम है। नेक्स्ट स्लाइड से। अभी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 2 साल पहले जो सर्जरी को अलाउ कर दिया आयुर्वेद में, तो इस कारण से जो है आयुर्वेद का काफी और ज्यादा डिमांड हो गया। तो और मैं एक और आपको जानकारी दे दूं कि जो एमबीबीएस करते हैं उनके लिए भी जो है एमएस करने के लिए आयुर्वेद में कुछ सीटें जो है रिजर्व है। मतलब एमबीबीएस करके यदि चाहे कि हमको एमएस आयुर्वेद में करना है तो वो आयुर्वेद से कर सकते हैं, जैसे कि बीएचयू में है और जामनगर में भी है, ठीक है, और वो पीएचडी भी कर सकते हैं। तो ये काफी जो है, और आजकल एमबीबीएस वाले कर भी रहे हैं। पहला तो एक तो इकोनॉमिकल पड़ता है, और दूसरा कि बहुत ज्यादा इसमें एक तरह से मेरिट हाई नहीं जाती है, क्योंकि उनके लिए सीटें रिजर्व है। तो जो भी करना चाहे कर करके फिर वो अपना आराम से सर्जरी कर सकते हैं, कोई उसमें सरकार की तरफ से कोई रोका टोकी नहीं होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये कुछ मैंने जो सर्जिकल प्रोसीजर भारत सरकार के द्वारा जो है अलाउ किए गए हैं, उसका ये लिस्ट है जो कि मैंने स्लाइड में दिखाया है। जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे सर्जिकल प्रोसीजर जो है, जो कि आई थिंक जैसे लेप्रोटोमी तक अलाउ कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा जो है। तो ये काफी जो है बड़ी बात है। हाइड्रोसील, हर्निया, अपेंडिक्स, सब कुछ कर सकते हैं। सारी चीजें जो है भारत सरकार ने अलाउ कर दी है। उसी प्रकार से नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ, वही जनरल सर्जरी की बात हो रही थी। अब आई की देखें तो आई में भी जो है स्लिंग सर्जरी है, करेक्शन सर्जरी है, इंसिजन, ड्रेनेज, कटरेज, ये सारी चीजें जो है, एक्सीजन सर्जरी, ये सभी अलाउ कर दिया है। टेरिजियम का सर्जरी अलाउ कर दिया है। आइरिस प्रोलैप्स हो गया है तो वहां पर एक्सीजन सर्जरी को अलाउ कर दिया है। ग्लूकोमा का जो है ट्रेबेक्टोमी होता है उसको अलाउ कर दिया गया है। तो ये सभी चीजें जो है, कैटरेक्ट सर्जरी को अलाउ कर दिया गया है। उसी प्रकार से नेक्स्ट स्लाइड सर। नोज एंड ईयर्स का देखें तो यहाँ पर भी जो है आपको सेप्टोप्लास्टी को अलाउ कर दिया गया है। नेजल पॉलिप है तो पॉलिटेमोटोमी को अलाउ कर दिया गया है। राइनोप्लास्टी को अलाउ कर दिया गया है। तो ये सभी चीजें हैं जो कि पहले लेकुना था कि भाई हम एमएस सर्जरी कर ली और हमको कोई सर्जिकल प्रोसीजर अलाउ नहीं है, तो उससे बच्चों में काफी फ्रस्ट्रेशन आता था। लेकिन अब ये चीजें भी जो है भारत सरकार ने दूर कर दी है। तो इससे काफी ज्यादा जो है आपको फायदा मिल सकता है इसमें करियर बनाने के बाद। तो लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस, सो चॉइस वाइजली, काफी हमें सावधानी पूर्वक जो है अपने करियर को चुनना है। काफी सारे चॉइसेज हैं, बस एक हमें बढ़िया चॉइस कौन हमारे लिए हो सकता है करियर के लिए, उसके ऊपर जो है हमें इसको सेलेक्ट करना है। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि बीएमएस जो है काफी अच्छा है, और दोनों का जो ड्यूरेशन जो कोर्स का है, चाहे वो आयुर्वेद पढ़िए चाहे वो एमबीबीएस पढ़िए, दोनों का सेम है। 4.5 ईयर्स का जो है आपका पढ़ाई है, और 1 ईयर का जो है इंटर्नशिप का कोर्स होता है। सेम वहां पर भी 3 साल का आप एमडीएमएस करते हैं, आयुर्वेद में भी जो है आप 3 साल का एमडीएमएस करते हैं। तो ड्यूरेशन भी दोनों का सेम है, कोई अंतर नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो एक तरह से देखे कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है कि मॉडर्न वाले केवल मॉडर्न पढ़ते हैं, और आयुर्वेद वालों के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि आयुर्वेद वाले जो है वो
एंशिएंट साइंस भी पढ़ते हैं और साथ ही साथ इसका जो मॉडर्न एस्पेक्ट है वो भी पढ़ते हैं। तो आई थिंक ये ज्यादा बेनिफिशियल है, मेरे विचार से ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हमें दोनों चीजों का नॉलेज हो जाता है। तो बस यही चीजें थी, बाकी अगर इस संबंध में किसी का कोई करियर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आयुर्वेद का, तो मेडिसिन अगर खुद का बनाना हो, खुद का मार्केट में लाना हो, या उसका प्रैक्टिस से देखना हो कि उसका रिजल्ट वगैरह क्या है, तो वो कैसे करते हैं? उसका क्या कोई लाइसेंस वगैरह भी लेना पड़ता है, कुछ ऐसा? देखिए, हाँ, इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, जो आपका ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, जो भी आप जिस स्टेट में करना चाहते हैं, तो आपने जो भी अपना सेटअप मैन्युफैक्चरिंग का बनाया है, ठीक है, तो उसके लिए जो ड्रग ड्रग इंस्पेक्टर हैं, वो जाकर के डीआई जाकर के आपका इंस्पेक्शन करते हैं, आपके जो भी आपने सेटअप तैयार किया है। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, यदि आप उसको फुलफिल कर रहे हैं, जितना स्पेस चाहिए, कितना ओपन स्पेस चाहिए, जो उसका जो सैनिटाइजेशन का जो सिचुएशन है कि नहीं है, प्रॉपर सैनिटाइज है या नहीं, ये सब चीजें देखने के बाद जो है, अगर वो सभी चीजें अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स जो है वो पाई जाती हैं, तो फिर आपको जिस स्टेट में भी है वो स्टेट आपको मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस देती है कि आप जो है, आप सारी चीजें आपका करेक्ट है, आप इसको जो है आप दवा बना सकते हैं। उसके बाद फिर अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके और अपना कर सकते हैं आप। बाकी ऐसे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दवा बनानी है, तो इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप चूर्ण बटी गुटिका ये सब बना करके और उसको आप अपने क्लिनिक से डिस्पर्स कर सकते हैं, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन आ रहा था, तो उसमें कोई लाइसेंस वगैरह का कुछ? पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, इसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यदि आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, मतलब एज मैन्युफैक्चरर आपको जाना है, तो फिर वहां पर जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, इसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। आप अपना पहले पूरा मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप बनाइए, उसके बाद आप बिहार सरकार चाहे जहां भी जिस स्टेट में भी है वहां के वहां पर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में आवेदन देंगे उसके लिए। फिर वहां का जो डीआई होगा वो जाकर के इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन कर 2 या 3 लोगों की कमेटी बनती है, वो जाके इंस्पेक्शन करती है। इंस्पेक्शन करने के बाद सभी चीजें सही पाई जाती हैं, तो फिर आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस दे दिया जाता है। ओके सर, थैंक यू। सर, जैसे कि एम्स में एडमिशन लेने के लिए नीट क्लियर करना पड़ता है, वैसे इसमें कुछ अलग एग्जाम रहता है, एंट्रेंस? नहीं नहीं, आप जो नीट का एग्जाम देते हैं ना। यस सर। हेलो, हाँ, जो आप नीट का एग्जाम देते हैं, उसी नीट के स्कोरिंग से जो है आपका जो भी यहाँ के प्रीमियर इंस्टीट्यूट है या फिर जो भी स्टेट के जो कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन होता है। पहले आपका जो है एमबीबीएस का काउंसलिंग हो जाता है, उसके बाद फिर जो है आयुर्वेद का काउंसलिंग स्टार्ट होता है। और कभी कभी पैरेलल भी चलते रहता है, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद आयुर्वेद का भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो आप जहां आपका करियर ऑप्शन है, वहां आप जिस हिसाब से आपका रैंक आया उस हिसाब से आपका एडमिशन होता है। हाई रैंक आए हैं, काफी अच्छा नंबर लाए हैं, तो आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हो गया, बीएचयू हो गया, इन सभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हो गया, आईपीजीटी जामनगर में भी आयुर्वेद बीएमएस की पढ़ाई होती है, उसका जो सिस्टर ब्रांच है वहां पर गुलाब कुमरवा स्कूल ऑफ आयुर्वेदा है, उसमें आपका जो है वहाँ एडमिशन हो सकता है। तो ये सभी चीजें जो है उसी नीट के स्कोर से ही होता है, इसके अलग से लिए कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होता। नीट का जो स्कोर है उसी से एडमिशन होता है। ओके सर। और किसी कोई प्रश्न? सर, संस्कृत आना इसके लिए जरूरी है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि संस्कृत बिल्कुल कंपलसरी है, लेकिन चूंकि अब आप जब आयुर्वेद में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो शुरू में थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा संस्कृत ग्रामर पढ़ लें तो वैसी कोई विशेष समस्या नहीं जाती है। आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आजकल हर में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों में टेक्स्ट बुक अवेलेबल है। योर चॉइस किसमें आप पढ़ना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जो मूल टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, वो तो संस्कृत में ही है, उसी का ट्रांसलेशन इंग्लिश और हिंदी में है। तो थोड़ा सा संस्कृत के ऊपर, लेकिन चूंकि बच्चे आते हैं साइंस बैकग्राउंड से, तो थोड़ा सा उनको 2 महीने 3 महीने दिक्कत होती है, लेकिन उसका एक सिस्टम बना हुआ है। और आजकल जो नया अभी सिलेबस एनसीईआरटी के द्वारा आया है, तो उसने बड़ा बढ़िया कर दिया है कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है संस्कृत। तो उसके द्वारा बच्चे जो है काफी इजीली धीरे धीरे समझने लगते हैं। 1-2 महीने का समय लगता है, लेकिन बच्चे जो है वो समझने लगते हैं।
थैंक यू सर। डबले राम, आप पूछना चाह रहे हो कुछ? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, रोहित जी, हाँ पूछो पूछो। नहीं, वो नहीं आप पूछ पा रहा है। रोहित जी, जैसे कि एलियोपैथी के रिलेटेड बहुत सारे जॉब हैं, जैसे एमआरआई का जॉब हुआ, फार्मासिस्ट का जी सर। जॉब हुआ, लैब वर्क का जॉब हुआ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हम्म उसके रिलेटेड हम्म आयुर्वेद में करस्पॉन्डिंग कोई जॉब है? सर इसमें भी काफी सारे जॉब हैं सर। मैंने बताया तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी वाला जो स्लाइड था सर, तो उसमें काफी सारे जॉब मैंने बताया आपको। हम लोग एज ए योगा एक्सपर्ट जॉब पा सकते हैं, हेल्थ काउंसलर हो सकते हैं, खुद की अपनी नहीं, प्रैक्टिस वो चला तो सकते हैं, मैं स्किन में हम स्किन स्पेशलिस्ट हो सकते हैं सर, नहीं, वो तो हमने देखा, वो स्लाइड तो डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं सर इसमें। नहीं, वो तो स्लाइड याद है मेरे को, जी लेकिन करस्पॉन्डिंग टू एलियोपैथी जो हाँ हाँ कंपैरेटिवली देखें, जैसे एमआरआई होता है, एक्सरे मशीन ऑपरेटर हुआ, तो इस केस में भी तो जैसे पहले होता था, आज से इसका सर मैं बता रहा हूँ सर। जी 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 हाँ, पहले आयुर्वेद में सर, अभी मैं बता रहा हूँ आपको 14-15 में, उस समय इसने क्या नाम है, सीसीआईएन ने जो है सर, इसमें भी रेडियोलॉजी में कोर्सेज शुरू किया था, स्पेशलाइजेशन जो है एमडी इन रेडियोलॉजी। लेकिन एमसीआई ने जो है इसका काफी विरोध किया इस चीज का, तो लगभग 3 साल चलने के बाद जो है सर उस कोर्स को बंद कर दिया गया सर। नहीं तो काफी सारे इंस्टीट्यूट में 3 बैच को दिया गया है सर, और उनको भारत सरकार ने अलाउ भी कर दिया है सर अपना सेंटर चलाने के लिए। तो ले दे करके लेकिन एलियोपैथी वालों फिलहाल ने जो है सर वो बंद कर दिया गया है, कोर्स को बंद कर दिया गया है सर। इफेक्टिवली जी जी हाँ सर, हाँ सर। और अभी एलियोपैथी सर वालों ने जैसे एमबीबीएस में वो आपको होता, एलियोपैथी वाले ने अपोज किया ना, यही हाँ करने हाँ, के जैसे अभी सर्जरी का दिया हुआ है सर भारत सरकार के द्वारा। जी हाँ, जैसे अभी सर्जरी का जो अधिकार मिला है आयुर्वेद वालों को, इसके लिए भी जो इन लोगों की संस्था जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो, और इनका जो वो है ना आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में सर, कि हम लोग इसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये पॉलिटिकल कहानी है रादर देन हेल्थ तो कहानी। थोड़ा सा सर अब कोई चीज, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ वही बात है सर। तो करियर ऑप्शन काफी है सर, इसमें कोई नो डाउट सर। तो दिखाई पड़ रही है यहाँ पे जैसे इसमें रोग निदान है सर, ये आपका पूरा पैथोलॉजी है सर। तो ये सब करने के लिए, जैसे मान लीजिए पंचकर्मा है, इसके लिए एमबीबीएस होना जरूरी है या केवल पंचकर्मा सीख करके व्यक्ति हाँ कर सर, सकता है? नहीं नहीं सर, इसके लिए या तो आप देखिए, इस पे एज ए डॉक्टर बनने के लिए आपको इसमें बीएमएस तो करना पड़ेगा सर। ओके, नहीं तो फिर आप क्या हो जाएंगे कि एक तरह से एक पंचकर्म के टेक्नीशियन आप करेंगे, तो एज ए टेक्नीशियन रहेंगे आप, थेरेपिस्ट रहेंगे। तो वो 1 बीएमएस साल का कोर्स होता है, और जब आप बीएमएस करेंगे तो आप उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे सर। बीएमएस जो है वो किन किन जी सर। देशों में एक्सेप्टेड है या केवल इंडिया में है? नहीं बीएमएस कोर्स तो सर भारत में भी चलता है, नेपाल में भी चलता है, श्रीलंका में भी है, बांग्लादेश में भी है सर। अच्छा, लेकिन और ये वेस्ट पूरे भारत में, मतलब पूरे विश्व में, जर्मनी में भी सुनिए सर, जर्मनी में भी पंचकर्म के सेंटर चल रहे हैं सर, जो कि हम कॉल पे है। बीएमएस और एमडी करने के बाद लोग वहाँ एस्टेब्लिश किए हैं। रसिया में चल रहा है सर, अमेरिका में चल रहा है सर, जर्मनी में चल रहा है सर, आपको जापान में है सर, मॉरिशस में है। मॉरिशस तो पूरा, मालदीव देखिए, गजब का व्यवसाय है सर पंचकर्म का, मालदीव, मॉरिशस, इन सभी देशों में सर, जो बीच वाले जो देशेज हैं, कंट्रीज हैं, वहां पर सबसे ज्यादा इसका डिमांड है सर। आजकल जितने 5 स्टार होटल हैं सर, वो लोग भी पंचकर्मा स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करते हैं स्पा के लिए, स्पा और मसाज के लिए। जी, नहीं बहुत अच्छा रहा। अभी देखते हैं कि और किसी को कोई प्रश्न है।